नमस्कार दोस्तों। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति। और वो ये जो टॉपिक है ये राजस्थान के दृष्टिकोण से है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है स्पेशली जो जनरल स्टडी के पेपर होते हैं उनमें, और जहाँ कहीं भी 1857 की क्रांति राजस्थान की पूछी गई है, छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक, सभी में हमारा ये टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि आपको राजस्थान की क्रांति से भली भांति परिचित करवाया जाए। ठीक है, तो आज राजस्थान का हमारा यह टॉपिक 1857 की क्रांति और राजस्थान। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखो, उससे पहले आप मेरे हिसाब से आपको एक बार भारत की क्रांति पढ़ लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, चाहे वो सिलेबस में हो या नहीं हो। चूँकि फर्स्ट ग्रेड के तो सिलेबस में है ही है, और बाकी भी जिस एग्ज़ाम में भी, क्योंकि अब ये चूँकि 1857 की क्रांति का वीडियो है तो कई सारे बैचेज में चलेगा। ये आपके छोटे छोटे हर बैच में चढ़ेगा। तो भारत की क्रांति 1857 की क्रांति को अपन पढ़ लेते हैं ना, तो ये राजस्थान की क्रांति हमें बढ़िया तरीके से समझ में आती है। ठीक है, तो आज हम उसी बिंदु पर बात करेंगे। मैंने सजेशन दे दिया आपको कि आपको सबसे पहले भारत की क्रांति देखनी चाहिए। ठीक है, चाहे वीडियो देख लो, चाहे वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं, किताब से देख लो, जहाँ पे भी है। एक बार पढ़ोगे ना उसको तो आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो बात को शुरू कर रहे हैं हम। और हमारा आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। अब देखो 1857 क्रांति व राजस्थान, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका एक हल्का सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम क्या क्या देखेंगे। परिचय में सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान का प्रशासन कैसा था उस समय, किस तरह से राजस्थान को ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रशासित किया जाता था। एक तो हम ये देखेंगे। इसमें हम समझेंगे कि राजस्थान की गवर्निंग किस तरह से हो रही थी उस समय। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे राजस्थान का प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और राजस्थान के अंदर एक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने किस प्रकार कर रखी थी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो परिचय में तो हम यही देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान में क्रांति के कारण, फिर राजस्थान में क्रांति के कारण भारत के कारणों से थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया स्तर पर अपन बात करते हैं तब आर्थिक कारण मेजर हो जाते हैं, सामाजिक धार्मिक कारण तो वैसे 1857 की क्रांति राजस्थान में भी यही थे, बट यहाँ थोड़े राजे महाराजे सामंतों का मैटर ज़्यादा था, तो यहाँ कुछ अलग कारण भी रहे। तो हम वही बात करेंगे जो राजस्थान की क्रांति के कारण रहे। भारत की क्रांति में हम अलग से पूरे 5 वीडियो बना के देख चुके थे, तो वो अलग है। और तीसरा पॉइंट हम क्या समझने वाले हैं कि राजस्थान में क्रांति की घटनाएं, क्रांति की प्रगति। ठीक है, प्रगति में हम 2 पॉइंट देखेंगे। एक छावनियों में क्या हुआ था, और दूसरा आपकी जो ठिकाने रियासतें थी वहाँ पे क्या हुआ। रियासतें या राज्य बोल दो, यहाँ पे कौन सी घटनाएं हुई उस पर बात करेंगे। और क्रांति की प्रगति, और लास्ट में हम देखेंगे क्रांति के राजस्थान में परिणाम और इस परिणाम के कारण। अगर हम कहेंगे कि सफल हुई तो उसके कारण, असफल हुई तो उसके कारण। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे अनछुए पहलू, या यूं कहिए कि अन्य मुख्य तत्व, अन्य बातों में वो पॉइंट आएंगे जो इनमें नहीं आए, को शेष रह गए, वो वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इन 5 बिंदुओं पर हम बात करने वाले राजस्थान की क्रांति के संबंध में। ठीक है, तो राजस्थान की क्रांति शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा इसको आप मैप देख लो। आप अच्छे से मैप देखोगे तो आपको ठीक ठाक तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैप सबसे ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ये हमारा मैप है राजपूताना का, और ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर है ना, ये कोटा वगैरह, धौलपुर, जयपुर, मेवाड़ वगैरह,
ये राजस्थान का मैप है और मैं मानता हूँ कि राजस्थान का इतिहास पढ़ो चाहे भूगोल पढ़ो, उससे पहले आपको राजस्थान की जो लोकेशन है, राजस्थान की जो राजनीतिक मानचित्रावली है, वो बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। राजस्थान के सभी ज़िलों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ज़िला कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस को लिखने से पहले एक मानचित्र लेके राजस्थान का और अपनी कॉपी पे चिपका देना चाहिए, और उसके ज़िले बहुत बढ़िया तरीके से हर दिन देखोगे ना तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भूगोल मानचित्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर मानचित्र का ज्ञान नहीं होगा ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो मानचित्र का ज्ञान दूं, उससे पहले हम राज्य के प्रशासन पर बात करते हैं। हम हेडिंग क्या देंगे आज? सबसे पहली हेडिंग कि क्रांति पूर्व राजस्थान का प्रशासन कैसा था। क्रांति पूर्व राजस्थान का प्रशासन। ठीक है, ये बात है हमारे आज हेडिंग की पहला पॉइंट। इसमें देखिए, समझिए इस चीज़ को। राजस्थान आया हुआ है भारत के पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी आप बोल दो, और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो प्राचीन काल से ही यह रजवाड़ा क्षेत्र रहा है, जहाँ पर कई सारे राजा महाराजा थे, और राजपूतों का क्षेत्र रहा है यहाँ पे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि राजस्थान के अंदर छोटी मोटी कई सारी रियासतें थी। ठीक है, और कई सारे ठिकाने थे, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो रजवाड़ी थे, सैल्यूट स्टेट कह सकते हो, प्रिंसली स्टेट कह सकते हो, रियासती क्षेत्र कह सकते हो, और सब अलग अलग थे। तो राजस्थान के अंदर करीबन उस समय आपके 20 के आसपास राज्य थे। हम जब एकीकरण पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हैं कि 19 रियासतें थी, 2 ठिकाने थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो करीबन 20 के आसपास राजस्थान में राज्य थे, और ये जब 20 राज्य थे तो सभी का अलग अलग प्रशासन चलता था। मेवाड़ अलग तरह से शासित होता था, जयपुर अलग तरीके से शासित होता था, भरतपुर का काम अलग चल रहा था, अजमेर का अलग चल रहा था, जोधपुर का सिस्टम अलग चल रहा था। तो सभी अलग अलग राज्य थे, और मैं कह रहा हूँ ना 20 राज्य थे। ठीक है, 20 में से आपके ये कुछ प्रिंसली स्टेट थे, कुछ ऐसे स्टेट थे जो आपके नॉन सैल्यूट स्टेट थे, जिसको आपके सैल्यूट नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से राजस्थान में सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट आगे सब क्लियर करेंगे हम। अभी आप इतना समझ लीजिए कि राजस्थान के भीतर आज जो हम राजस्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान स्वतंत्रता से पहले करीबन 20 राज्यों का एक संघ था, 20 राज्यों का क्षेत्र था। एकीकरण के बाद ये राजस्थान बना, उससे पहले राजस्थान नहीं था। यहाँ पे रजवाड़े थे, जोधपुर में राठौड़ों का शासन था, जैसलमेर में भाटियों का शासन था, मेवाड़ में आपके महाराणाओं का, सिसोदियों का शासन था, जयपुर में कछवाहों का शासन था। इस प्रकार से हर जगह पे अलग अलग सिस्टम था। भरतपुर और वो क्षेत्र जाटों की रियासतें थी, टोंक नवाबों के अधीन था, कोटा आपके हाड़ा राजपूतों के अधीन था, है ना। तो हर जगह पे अलग अलग राजवंशों का शासन चल रहा था। तो 20 राजतंत्र चल रहे थे उस समय, और ऐसी स्थिति में राजस्थान पर शासन करना ब्रिटिशर्स के इतना आसान नहीं था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्रयास था कि कैसे भी करके राजस्थान को भी अपने अधीन करें। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1800 ईस्वी तक, 1800 तक आते आते ऐसे समझिए कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। भारत का बंगाल जो था वो ब्रिटेन के अधीन चला गया था। मराठे 1816 तक ब्रिटेन के अधीन आ गए थे, ब्रिटिश शासन के अधीन। पंजाब लगभग आ गया था, थोड़ा सा अभी तक बाहर था। मैसूर के क्षेत्र आ गए थे। अब एक रजवाड़ी क्षेत्र छोड़ दिया जाए, राजपूतों का क्षेत्र छोड़ दिया जाए, राजपूताना को छोड़ दिया जाए, तो ऑलमोस्ट सारे इलाके अभी ब्रिटिश शासन के अधीन आ चुके थे। तो अब ब्रिटिशर्स का टारगेट क्या था कि राजस्थान को अपने अधीन करना, इस एरिया को अपने कब्जे में करना था। चूँकि यहाँ पे किसी एक ऐसे वंश का शासन तो था नहीं, जैसे मैसूर के अंदर नवाबों का था, या अवध नवाबों का था, या बंगाल के अंदर आपके सिराज का शासन था। एक शासक तो था नहीं कि सीधा उसको पराजित करके आप अपने अधीन कर लो। पंजाब सिखों के अधीन था, बाकी सभी जगह पे एक एक राजा था। तो क्या ना, ब्रिटेन वाले आराम से लड़ के और उनको हरा के और अपने कब्जे में कर लेते थे। राजस्थान का सीन अलग था। राजस्थान में यहाँ पे 20 राजा थे। आप एक एक के साथ कब युद्ध करोगे, कब लड़ोगे, फालतू रिसोर्सेस खराब करोगे, करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ चल रहा था।
गड़बड़ सिर्फ इतना ही था कि राजा इतने अधिक थे कि किसको पराजित करें। तो इस स्थिति में ब्रिटिशर्स ने कोशिश ये की कि चलो एक ऐसा प्रयास करते हैं कि युद्ध भी नहीं करना पड़े और राजस्थान के ऊपर हमारा शासन स्थापित हो जाए। और ये शासन क्यों स्थापित करना चाहते थे? क्योंकि राजस्थान से भी टैक्स मिलेगा। अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रयास ये था कि राजस्थान को भी अपने कब्जे में करें। अब इस हेतु इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक एजेंसी बनाई जिसका नाम दिया राजपूताना एजेंसी। 1817 में इस एजेंसी का गठन किया गया और 1817 से लेकर 1947 तक ये एजेंसी रही। 1948 तक ये एजेंसी रही। ठीक है, तो आप मोटे मोटे तौर पे 130 वर्षों तक इस एजेंसी ने काम किया। इस एजेंसी को गठन किया और इस एजेंसी को ये कहा कि आप क्या करोगे, मैं लिखता जा रहा हूँ, राजपूताना एजेंसी। ठीक है, अब 1817-18 में इसका गठन किया गया। ठीक है, और इससे पहले इन्होंने राजस्थान के राज्यों के साथ में संधियाँ करनी शुरू कर दी थी मेटकोफ के नेतृत्व में। हमारे पाठ है नहीं वो कोर्स में, जब हम ब्रिटिश सरकार की राजस्थान के प्रति नीति वो पाठ पढ़ते हैं ना, तब उसमें संधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली है नहीं, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं क्रांति हूँ तो क्रांति की पृष्ठभूमि पर ही बात करूँगा। तो राजपूताना एजेंसी गठित की, उससे पहले से ही राजस्थान के राज्यों के साथ में संधियाँ करनी शुरू कर दी थी इन्होंने मेटकोफ के नेतृत्व में, ताकि राजस्थान के सभी राज्यों के साथ में अगर संधि कर लेंगे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूतों के बीच में संधि हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे सारे राज्यों को संधियों के द्वारा अपने कब्जे में कर लेंगे। उसके लिए हमारे को युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूत क्षेत्र जितने भी थे, इनके बीच में ऐसे एग्रीमेंट होने शुरू हो गए। ठीक है, संधियाँ शुरू हो गई। ये कोई सहायक संधि टाइप नहीं थी, ये संधि ऐसी थी जिसमें दो चीज़ें थी मुख्य रूप से। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको आश्वासन देते थे कि आपकी हम सुरक्षा करेंगे। ठीक है, चाहे मराठों से सुरक्षा हो, पिंडारियों से सुरक्षा हो, बाह्य अटैक से हम सुरक्षा करेंगे, ये ब्रिटिशर्स उनको बोलते थे। ठीक है, उसके बदले उनको ब्रिटिशर्स का एक आदमी वहाँ रखना पड़ता था और इसके बदले उनको एक खिराज देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो ब्रिटेन को टैक्स मिल जाता था और आंतरिक मामलों की सारी सूचनाएं ब्रिटेन तक आ जाती थी, और इसके बदले उन्होंने कहा हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने संधियाँ करनी शुरू कर दी थी। संधि की शर्तें लगभग सभी के साथ समान थी, हालांकि बाद में पूरक शर्तें करके इन्होंने कुछ शर्तें और ऐड भी करी। इसके बदले इन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम आपके मामलों में कोई हस्तक्षेप फालतू का नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, अब इस तरह से संधियाँ करते करते काफ़ी राज्यों ने संधियाँ कर ली थी, ऑलमोस्ट और सारे राज्यों ने कर ली थी। अब राज्यों ने संधियाँ कर ली थी, इस राज्यों को संधियाँ करने के बाद इन राज्यों का प्रशासन कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि 20 राज्य थे मोटे मोटे तौर पे। अब इन 20 राज्यों को किस तरह से हैंडल किया जाए, 20 राज्य मतलब रियासतें भी थी, ठिकाने भी थे, मैं सब करके बता रहा हूँ। अब हैंडल कैसे किया जाए, इतना आसान काम तो है नहीं। तो उस पूरे 20 राज्यों को बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्होंने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था राजपूताना एजेंसी। और राजपूताना एजेंसी जो बनाई, ये एजेंसी पहले तो क्या आगरा में काम कर रही थी, इसका कोई राजस्थान में मुख्यालय था नहीं, और बाद में इसका मुख्यालय जो है आपके लेके आए अजमेर के अंदर। ठीक है, राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कहाँ बनाया, अजमेर के अंदर। अजमेर मुख्यालय बनाया और इसका एक हेड बनाया। इस हेड को हम कहते हैं एजेंट, एंड ही वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू एंड ही वॉज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो एजेंट था, जो इसका राजपूताना एजेंसी का मैन हेड था, ये क्या करता था, ये 18-20 राज्य जो थे, यहाँ से जो भी रिपोर्ट प्राप्त करता था वो सारी सीधी रिपोर्ट भारत के गवर्नर जनरल को भेज देता था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल होता था ऊपर, आपको पता है, ये नाम सुना ही आपने, ये सारे डलहौजी वगैरह, ये सब विलियम बेंटी के गवर्नर जनरल थे। इसलिए एजेंट को हम कहते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का जो मेन एजेंट होता था वो आपकी राजपूताना एजेंसी का हेड होता था। अब मिस्टर लॉकेट को पहला एजेंट बनाया गया था। ठीक है, और जब 1857 क्रांति हुई तो लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। एजीजी का मतलब होता है कि ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव था किसका, गवर्नर जनरल का।
और गवर्नर जनरल वाज रिप्रेजेंटेटिव टू आपके EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था और गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG, जो राजपूताना एजेंसी का हेड था। पहले इसका मुख्यालय अजमेर था। अजमेर में चूँकि गर्मी बहुत पड़ती है तो इन्होंने ठंडी जगह पे शिमला में आबू रोड में इन्होंने वो अपना दूसरा मुख्यालय बना दिया था। तो ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे आगे मुख्यालय वगैरह। अब इस AGG को क्या कहा, इस राजपूता एजेंसी को ये कहा कि 3,30,330 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो आपके अधीन हम देते हैं और इस एरिया को आप पूरा का पूरी रिपोर्टिंग हमें करते रहोगे। तो AGG हेड था इस पूरे एरिया का और राजपूताना एजेंसी इस पूरी एजेंसी को चलाती थी। अब जब एजेंसी के पास में सारी इतना बड़ा क्षेत्र आया तो एजेंसी ने क्या किया, इसके सब डिवीजन बना दिए, उपभाग बना दिए। क्या किए, उपभाग बनाए, जिसे रेजिडेंसी कहा गया, जिसमें मेवाड़ रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी, वेस्टर्न रेजिडेंसी, ईस्टर्न रेजिडेंसी। ठीक है, और ईस्टर्न, वेस्टर्न, जयपुर, मेवाड़ और आपके जोधपुर, जोधपुर तो वेस्टर्न हो गया, सॉरी, हाड़ौती कोटा रेजिडेंसी। और कुछ स्टेट बना दिए जहाँ बड़े क्षेत्र नहीं थे, अलवर, बीकानेर, इस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कई भाग कर दिए, मोटे मोटे तौर पे 9 भाग किए। अब क्या क्या देखिए, अब सब भागों के ऊपर जितने भाग बनाए उनके ऊपर इस AGG ने अपना एक आदमी नियुक्त किया, जैसे पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे, PA बोलते हैं। तो PA क्या करता था, जैसे मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेवाड़ के अंदर बैठता था और PA पूरी रिपोर्ट बना के AGG को देता था, अजमेर में बैठता था। AGG रिपोर्ट अपनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देता था, जो उस समय कलकत्ता में बैठता था। ये इनका पूरा सिस्टम चलता था। अब PA बैठता था आपकी रेजिडेंसी के ऊपर, मैं आगे लिखूंगा बढ़िया, अभी आप पहले कहानी सुन लो बढ़िया। रेजिडेंसी के ऊपर PA बैठता था और रेजिडेंसी की सारी घटनाओं का ब्यौरा PA AGG को देता था। PA मतलब पॉलिटिकल एजेंट, AGG को देता था और AGG पूरी ब्यौरा आपके आगे अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देता था जाके। अब देखिए क्या हुआ, ऐसे कई पॉलिटिकल एजेंट अपन पढ़ते ना, मैकमोसन, शोवर, बर्टन, ये सारे पॉलिटिकल एजेंट थे और दे वर रिस्पॉन्सिबल टू AGG। ठीक है, सारे सारे AGG के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। अब देखो क्या हुआ, ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये मेन रियासत पे बैठते थे। जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ रेजिडेंसी के अंदर भी आगे इन्होंने कई सारे सैल्यूट स्टेट और रखे थे। ठीक है, जैसे जोधपुर रेजिडेंसी थी तो इसके अधीन उन्होंने जैसलमेर को रखा था, सिरोही को रखा था। तो अन्य जो जिले थे, रियासतें थी छोटी छोटी, इन रियासतों में PA ने क्या किया, अपना एक एडवोकेट एजेंट रखा। ठीक है, एडवोकेट एजेंट रखा जो कि छोटे छोटे क्षेत्रों पे था। एक जैसलमेर में था, एक सिरोही पे था, प्रतापगढ़ पे था, डूंगरपुर पे था, बांसवाड़ा पे था, सभी जिलों पे था। अब देखो ये एजेंट जो होते थे, एडवोकेट एजेंट, जैसे अपन वकील एजेंट भी बोल सकते हैं, ये लोग क्या करते थे, ये राजाओं के साथ में रहते थे, सभी के साथ में। अब इस प्रकार से पूरी चैनल रिपोर्ट ऊपर जाती थी। ठीक है, अब देखिए ये राजस्थान का उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था समझते जाइए। शासन भली राजा कर रहे थे, लेकिन राजा के शासन की जानकारी, सभी राजाओं के शासन की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी तक सारी थी। कितना टैक्स लेना है, कहाँ से लेना है, कितने इनकी इनकम है, क्या नहीं है, हर एक खबर की जानकारी इनके पास होती थी। अब देखो ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये 1820-30 के आसपास की सारी बातें। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए, एडवोकेट एजेंट नियुक्त कर दिए, AGG नियुक्त कर दिए। इससे पता क्या हुआ, इससे ये हुआ कि रियासतों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, इंटरफेस बढ़ गया। इतना ज़्यादा हस्तक्षेप होता था। हालांकि जब इन्होंने संधियां की थी ना, तब इन्होंने कहा था कि भाई हम आपके इन रजवाड़ी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके इन्होंने संधियां कर ली, उसके बाद में संधि में इन्होंने कई सारे उपक्लोज जोड़ दिए और कई प्रकार के हस्तक्षेप शुरू कर दिए। उत्तराधिकारी का संघर्ष होता था तब हस्तक्षेप कर लेते थे, दूसरे राज्य से कोई बात होती थी तब हस्तक्षेप कर लेते थे। हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि राजपूत राजा इन अंग्रेजों से परेशान हो गए थे।
अलवर का मैटर मैं बताऊंगा आपको आगे, कोटा का मैटर बताऊंगा आपको मैं आगे, और बहुत सारे ऐसे मैटर आएंगे। तो हस्तक्षेप इस लेवल का बढ़ गया कि राजपूत राजा सारे परेशान थे इनसे। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इन एजेंट वगैरह ने सिफारिश आगे भेजी कि राजस्थान में अगर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो हमारे को यहाँ छावनियाँ बना लेनी चाहिए और उसमें हमारी सेना होनी चाहिए, ताकि राजस्थान में हम शांति व्यवस्था बना के रख सकेंगे। अब इस शांति के नाम पे इन्होंने राजस्थान में कई सारी आर्मी बना दी, जैसे शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन, और इसके अलावा मेवाड़ भील कॉर्प्स, ऐसे इन्होंने कई सारी आर्मी बनाई। इस आर्मी का मेन टारगेट क्या होता था, उद्देश्य तो ये था कि कहा तो ये था कि हम इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, लेकिन मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट ये था कि अगर ये राजा कोई छोटा मोटा असंतुष्ट होकर मुंह उठाएगा, हम एक प्रकार से कुचल देंगे। मेन टारगेट ये थी। तो इन्होंने सेना बनाई। अब सेना जो बनाई ना, तो सेना से भी इनको कोई आपत्ति नहीं थी। अब इस सेना का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंपनी के पास में था, लेकिन खर्चा पूरा वो राज्य भरेगा जहाँ पे सेना नियुक्त है। जैसे शेखावटी ब्रिगेड बनाई, शेखावटी ब्रिगेड बनाई और मुख्यालय झुंझुनू में रखा, लेकिन व्यय कौन भर रहा था, जयपुर राज्य। जोधपुर लीजन बनाया एरनपुरा के अंदर और सिरोही और पाली के बीच में, अब पाली में है। खर्चा कौन देगा, खर्चा देगा जोधपुर। मेवाड़ भील कॉर्प्स बनाई 1837-41, उन दोनों के अंदर मैं आगे क्लियर करूंगा। अब खर्चा कौन देगा, उदयपुर खैरवाड़ा में मुख्यालय रखा। खर्चा कौन देगा, खर्चा देगा आपके उदयपुर का राज्य, मेवाड़ राज्य। तो इससे क्या हुआ कि इनके खर्चे और बढ़ गए। अब खर्चे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है, ऊपर से ये राजपूत राज्यों से टैक्स भी लेते थे संधियों के तहत कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले आपको खिराज देना पड़ेगा। तो खिराज और था, ये सेना के खर्चे और हो गए। ऐसे करते करते आप ऐसे समझिए कि इनकी हालत बड़ी ख़राब थी। ख़राब ऐसे थी कि बहुत सारे टैक्स हो गए थे और इतने खर्चे हैंडल करना इतना आसान कार्य नहीं था। और इस स्थिति में राजपूत राज्य जो है, जितने भी राजा थे वो सारे परेशान थे, और ये मेन कारण था क्रांति का। तो राजस्थान में जो क्रांति हुई वो कोई सामाजिक कारणों से नहीं हुई। हालांकि समाज के अंदर सुधार की उसका भी प्रतिरोध था, आर्थिक कारण भी इतने बड़े नहीं थे, धार्मिक कारण भी इतने बड़े नहीं थे, लेकिन राजस्थान में जो क्रांति हुई उसके पीछे जो मेजर कारण थे वो थे राजनीतिक कारण, और सैनिक कारण भी इतने बहुत बड़े कारण नहीं थे। राजनीतिक कारण सबसे अहम थे, और राजनीतिक कारणों में भी अंदरूनी मामलों में कंपनी के द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप सबसे अहम कारण था। और जब आपकी क्रांति शुरू हुई मेरठ से, तो उसका प्रभाव इन कारणों के चलते राजस्थान पर भी पड़ा, और राजस्थान में भी क्रांति हुई। हालांकि जैसा कि R.C. मजूमदार कहते हैं कि राजस्थान भारत में जो क्रांति हुई हर क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य और कारणों से भी थी, हर क्षेत्र में अलग कारण थे। तो 1857 की क्रांति के जब हम कारण पढ़ते हैं भारत के अंदर, तो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो कारण पढ़ते हैं वो हर जगह लागू नहीं थे, वो एक सामान्य कारण थे। फिर बिहार के अंदर जब हम क्रांति पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके कारण अलग थे। जब MP के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके कारण अलग थे। जब राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं तो इनके कारण कुछ अलग थे। जब UP के बच्चे पढ़ते हैं उनके कारण कुछ और थे। तो 1857 की क्रांति अनेक स्थानों पे हुई और हर स्थान पे उसके कारण अलग अलग थे। हाँ, कुछ कारण कॉमन जरूर थे, लेकिन विशेष कारण जो थे, प्राथमिक कारण, वो हर जगह अलग थे। ठीक है, तो अब मैं देखो बात कर रहा हूं वापस वहां पे, कारण पे अब हम नहीं आएंगे, कारण बाद में आएंगे। पहले हम बात करेंगे इस पर पॉइंट पर। अभी हमने पूरी कहानी इसी की सुनी थी। ठीक है, तो अब मैं एक लास्ट पॉइंट जब शुरू कर रहा हूं बात को, तो अब लिखूंगा तो बात को शुरू कर रहे हैं हम। राजस्थान के अंदर ढेर सारी गाइड आती है,
छोटी मोटी, कोई फर्स्ट रैंक, कोई लक्ष्य, कोई सिकवाल, कोई पनोरमान, कोई यस फलाना ढिंकमाना, बहुत सारी गाइड आती है। गाइडों ने खूब सारा मसाला मिलाया है अपनी तरफ से, कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे बेकार बेकार यूजलेस तथ्य भी है इसमें, साथ साथ में गलतियों की भरमार है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये ऑथेंटिक बातें हैं, ठीक है। कहाँ पे जोर देना है मैं बता दूंगा, कहाँ पे उसको हल्के में निकालना मैं बता दूंगा, ठीक है। आप इतना याद कर लेना, अपना काम हो जाएगा। भले कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो। राजस्थान की क्रांति का प्रश्न कहीं से भी आएगा। आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया, 1-2-4 वीडियो बनेंगे इसके, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप किसी दूसरी किताब में पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे अलावा कहीं भी आपको कोई फैक्ट मिलता है तो काट देना, आप अपना फैक्ट सत्य है। क्योंकि मैं बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी मजबूत प्रमाण के कभी भी बात आप तक नहीं पहुंचाता। मेरी गलती सिर्फ मैं ही निकालता हूँ, ठीक है। आपको कोई गलत लगता है तो आप किताब में कट कर देना, हम यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात को शुरू कर रहे हैं और अब हम सबसे पहले रखेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तभी चीज़ें हमारे को समझ में आएगी। देखिए, राजपुताना राज्य कई रियासतों ठिकानों, ठीक है, रियासतों को हम सैल्यूट स्टेट बोलते हैं, इसे हम प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं। क्योंकि सैल्यूट इसलिए कहते हैं कि इनके जो राजा थे उनको 17 तोपें या 19 तोपें या 15 तोपें उनकी सलामी दी जाती थी, ठीक है। जो रियासत बड़ी होती थी 19 तोपों की, छोटी रियासत 17, उससे छोटी 15, उससे छोटी 13, तो तोपों की सलामी दी जाती, इसलिए उसको सैल्यूट स्टेट भी बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। ठिकाने थे नॉन सैल्यूट स्टेट, जैसे कुशलगढ़, लावा वगैरह, ये हम एकीकरण में पढ़ते हैं। नॉन सैल्यूट स्टेट कहते हैं, इसको चिप सिप भी बोलते हैं, जो भी है। तो राजस्थान राजपुताना राज्य कई रियासतों ठिकानों में विभाजित था और ये विभाजित ही रहेगा, 1947 तक विभाजित रहेगा। राजस्थान का जब एकीकरण पढ़ते हैं तभी ये रियासतें ठिकाने सब एक होगी, एक राजस्थान संघ बनता है, ठीक है ना। विभाजित था। इसमें विभिन्न शासन प्रणालियां अस्तित्व में थी। विभिन्न शासन प्रणालियों का क्या मतलब है? विभिन्न शासन प्रणालियों का मतलब होता है कि कई राजधानियां थी। जोधपुर की राजधानी अलग, मेवाड़ की अलग, जयपुर की अलग, अजमेर की अलग, अलवर की अलग, बहुत सारी राजधानियां थी, कई राजधानियां थी, ठीक है, कई राजधानियां थी, कई सेनाएं थी, हर राज्य की अपनी अलग सेना थी, कई ध्वज थे, हर राज्य का अपना अलग ध्वज था। इसके साथ साथ में कई राजा थे, हर राज्य का अपना अलग राजा था, हर राज्य का अपना अलग सिस्टम था, प्रशासनिक प्रणाली थी, तो प्रशासन अलग था। आप ऐसे समझिए कि राजपूताना राज्य कई रियासत ठिकानों में विभाजित था और इसमें विभिन्न शासन प्रणालियां अस्तित्व में थी। इस स्थिति में ऐसे में राजपूताना पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए EIC लिख रहा हूं,
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दुष्कर कार्य था, मुश्किल था, दुष्कर कार्य था। ठीक है, दुष्कर कार्य था। यह आप बात लिख लेना, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। दुष्कर कार्य था। इस कार्य को सफल करने हेतु, कौन से कार्य को? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रजवाड़ा के या राजपूताना के सभी राज्यों के ऊपर ठीक से शासन चलाना, ये कार्य, इसको सफल करने हेतु EIC कंपनी ने, और आपको पता है मैटकोफ के नेतृत्व में संधियां हुई थी। ये संधियों पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत बता भी नहीं रहा हूँ कुछ, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है हमारे, और वो अलग पार्ट है जो किसी के कोर्स में जब आएगा तब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें इतना ही है, ठीक है ना। करने हेतु EIC ने राजपूताना के विभिन्न राज्यों के साथ संधियां की, ठीक है। संधियां की। इन संधियों में निम्न शर्तें थी। रियासतों की बाह्य सुरक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके बदले रियासतें कर देगी। EIC रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और देखिए विद्यार्थियों, जो क्रांति का मेन कारण बना था वो यही पॉइंट बना था। इन्होंने कहा तो था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इतने अवसर आए, मैं आगे बताऊंगा कारणों में आपको, हर जगह हस्तक्षेप किया। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, ब्रिटिश एजेंट राजधानी में रहेगा। जो भी रियासत की राजधानी होगी वहां रहेगा, जो सभी प्रकार की सूचनाएं वगैरह देगा। ठीक है, बहुत बड़ी संधि थी, लेकिन हाँ, ये 3 बातें मैं जो बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें इस समझने में मदद करेगी कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में रीज़न क्या था। ठीक है, आप ऐसे मत समझना कि इतना ही है। ये संधियाँ मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, संधियाँ पूरी 8-10 क्लासेस की होती है, तो जनरली वो कॉलेज लेक्चर के कोर्स में है, बाकी कहीं पर भी कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो कॉलेज लेक्चर के लिए मैं उनको अलग से पढ़ाऊँगा, ये यहाँ पे है नहीं, तो मैं उसको, आप पढ़ना चाहते हो तो किताब पढ़िए, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, राजधानी में रहेगी। इन संधियों के बाद, या दरमियान, क्योंकि कई राज्यों ने संधियां बाद में भी की थी, दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूताना के सभी राज्यों या रियासतों वगैरह जो भी आपको के मध्य बेहतरीन शासन हेतु
राजपुताना एजेंसी का गठन किया। एजेंसी का गठन किया। गठन किया जो कि 1817 से 1948 तक अस्तित्व में रही। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका जो मेन प्रधान होगा वो एजेंट कहलाएगा और वो गवर्नर जनरल के प्रति सीधा रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका प्रधान क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रति उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी होगा। इसलिए इसे AGG कहा गया। तो राजपूताना एजेंसी का जो हेड था वो क्या कहलाता था? AGG कहलाता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो AGG है ये बैठता कहाँ पे था? तब आप सीधा सा कहोगे कि ये बैठता था आपके अजमेर के अंदर स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन फिर आगे उसके बाद में 45 के बाद में इसका मुख्यालय चेंज किया गया। तो 1832 से 1845 तक AGG का कार्यालय, AGG का कार्यालय अजमेर रहा। तत्पश्चात 1845 में आबू को शीतकालीन कार्यालय, ग्रीष्मकालीन कार्यालय बनाया गया। आबू को कार्यालय बनाया गया। कार्यालय बनाया गया। तो अब दो कार्यालय हो गए, अजमेर हो गया और आबू हो गया। ठीक है, तो 1832 से पहले एजेंट नियुक्त था, लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं था, इसको यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो उससे पहले यूँ कहिए कि ये आगरा में बैठते थे और आगरा से इनको इस प्रकार से ट्रांसफ़र किया गया। दूसरी बात। तीसरी बात, मिस्टर लोकेट राजस्थान के पहले AGG बने। राजस्थान के पहले AGG नियुक्त किए गए। नियुक्त किए गए तथा 1857 की क्रांति में AGG लॉरेंस थे, जॉर्ज लॉरेंस। ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। जॉर्ज लॉरेंस थे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्थान का AGG क्रांति के समय कौन था। तो जॉर्ज लॉरेंस, इसको आप पैट्रिक लॉरेंस भी कहते हैं, हमें ना, पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस। पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस थे। क्लियर? तो राजपूताना एजेंसी पर ही हम बात कर रहे हैं। राजपूताना एजेंसी के अंदर हेड कौन होता था, ये बात हमने कर ली। ये राजपूताना एजेंसी है और इसका जो हेड था वो आपके कौन होता था? एजेंट होता था। ठीक है, और इस एजेंट को हम हेड बोलते हैं यहाँ पे। और चूंकि ये गवर्नर जनरल के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए इसको अपन AGG कहते हैं। ठीक है, 1832 से 45 तक मुख्यालय केवल अजमेर में था और बाद में सर्दियों में है वो, गर्मियों में मुख्यालय कहाँ किया गया? आबू के। आबू में ठंड पड़ती है इस वजह से। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कथन दोनों कि
पहला एजीजी कौन था और क्रांति के समय एजीजी कौन था। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर। 3 बिंदु हो गए राजपूताना एजेंसी में, चौथा बिंदु भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इसके अधीन राजपूताना का क्षेत्रफल रखा गया तथा इस क्षेत्र की रिपोर्ट एजीजी जीजी को देता था। ठीक है, तो एजीजी रिपोर्ट किसको देता था? गवर्नर जनरल को। तो ये बात हो गई यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और अपन इसको बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, तो उसमें कुछ यूँ था, जैसे मान लो ये हो गया आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूताना एजेंसी बनाई, ठीक है, और राजपूताना एजेंसी का मेन हेड कौन? तो आप कहोगे एजीजी, ठीक है। इसके अधीन इन्होंने रखे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। अब देखिए क्या हुआ, अब पॉलिटिकल एजेंट के नीचे होते थे एडवोकेट एजेंट, ठीक है, और यहां से रिपोर्ट तैयार होकर ऊपर तक जाती थी। ये एक प्रकार से पूरा इनका हायरार्की था। आगे देखिए क्या हुआ, जीजी को देता था। अगला ये इसके साथ ही जोड़ देना, आगे और लिखना है आपको। एजीजी ने राजपूताना को क्षेत्र को कई उपभागों में विभाजित किया, सब डिवीजन बना दिए, डिवीजन बनाए, में विभाजित किया तथा इन उपभागों पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए, एजेंट की नियुक्ति की। और ये पॉलिटिकल एजेंट जो थे उस समय करीबन 5-6 नियुक्त कर रखे थे, 1-2 पोस्ट खाली थी, तो ये पॉलिटिकल एजेंट एजीजी को जाके रिपोर्ट करते थे, ठीक है, नियुक्त किए। देखो, मैं क्रांति ऐसे सीधी शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पहले समझ में तो आए। हम पढ़ते हैं कोटा में मेजर बर्टन को मार दिया, हम पढ़ते हैं उसको मैकमोसन को मार दिया, नागुआ मैन, ये थे कौन? एजीजी कौन था? पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है? एडवोकेट एजेंट क्या होता है? ये जब सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी ना, तभी आप क्रांति को अच्छे से समझ में पाओगे आपको, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आगे की 1-2 क्लास ऐसी हो ताकि आपको पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए आपकी, ठीक है। नियुक्त किए। तो अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, EIC, राजपूताना एजेंसी, एजेजी, पॉलिटिकल एजेंट तक बात हो गई, ठीक है। एडवोकेट एजेंट तक हम बाद में आते हैं। नियुक्त किए जो कि इस प्रकार थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी में आप साथ में चलते रहोगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से इन्होंने सब इंस्टीट्यूट कौन से किए थे, सब डिवीज़न कौन से किए थे। सबसे पहले हम सब डिवीज़न लेंगे, ठीक है। अब देखिए, सब डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे सब डिवीज़न थे। इन्होंने एक जो सब डिवीज़न बनाया था जयपुर रेजिडेंसी, एक दूसरा जैसे हम है वो एक प्रकार से जयपुर रेजिडेंसी को अपन शेखावट रेजिडेंसी बोल सकते हैं, बट नाम जयपुर रेजिडेंसी था। दूसरा था ये मेवाड़ रेजिडेंसी, ठीक है, 2 हो गए।
तीसरा आपके ये ईस्टर्न, चौथा वेस्टर्न, ठीक है। अजमेर को इन्होंने सीधा गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी, ठीक है, और एक अलवर वाली बीकानेर और अलवर को अलग मान लिया। ये तो कितने हो गए, ये 3 3 6 और 2 8, ठीक है। तो देखो ये जैसलमेर की जगह अपन मारवाड़ रेजिडेंसी हो गया, तो मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, ढूंढाड़ जयपुर हो गया, धौलपुर भरतपुर का एरिया हो गया, बीकानेर हो गया अलग, अलवर अलग हो गया, अजमेर अलग हो गया, और आपके कोटा और टोंक का इलाका अलग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन सब के ऊपर एक एक पॉलिटिकल एजेंट बनाया। जैसे जब हम कोटा पढ़ते हैं, मेवाड़ पढ़ते हैं, तो आता है मेजर सोवर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर पढ़ते हैं तब आता है कि मैक मॉसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, हर स्थान पे अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से सब इंस्टीट्यूट बनाए, सब डिवीज़न बनाए, और उसमें किस किस को पॉलिटिकल एजेंट बनाया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि आगे क्या हुआ, ठीक है। समझते जाना आप, एक क्लास के बाद में आपको सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आ जाएगी। अब मैं आता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर। ये मैप आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। तो आप इसको ऐसे देखिए कि पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। अब हम पॉलिटिकल एजेंट की बात कर लेते हैं कि एजीसी के अधीन कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट मुख्य रूप से नियुक्त किए गए थे वो, प्लस साथ में हम देखते हैं कि कौन कौन से सब डिवीज़न बनाए गए रजवाड़ा क्षेत्र के। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं सब डिवीज़न को, फिर ले लेते हैं पॉलिटिकल एजेंट को, ठीक है। आपको क्या करना है, आप ऐसे ही साथ में चलते रहना, और ये जो पॉइंट टू पॉइंट मैं चला आ रहा हूँ अभी तक, और इस पॉइंट के साथ में चलना, ठीक है। और एजीजी की विशेषताओं में हम चल रहे हैं, और एजीजी की विशेषताओं में जब सब डिवीज़न की विद्यार्थियों बात आएगी, तो देखिए मैं कुछ सब डिवीज़न के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला जैसे, ठीक है, अब देखिए पहले पे मैं ले रहा हूँ जयपुर प्रेसिडेंसी को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा, जयपुर के से पहले हम मेवाड़ प्रेसिडेंसी को ले लेते हैं, ठीक है। मेवाड़ रेजिडेंसी, ठीक है, मेवाड़ रेजिडेंसी। अब मेवाड़ रेजिडेंसी जो है वो आपकी ये इलाका पूरा का पूरा, ठीक है, इस इलाके को मेवाड़ रेजिडेंसी नाम दिया गया, और यहाँ पे अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। वो पॉलिटिकल एजेंट अजमेर जाके एजीजी को रिपोर्ट करता था, और एजीजी कलकत्ता में गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था, ठीक है। तो मेवाड़ रेजिडेंसी में कौन कौन से इलाके थे मैं उस पर यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझते जाना साथ साथ में। अब इसका गठन किया गया था 1818 के अंदर, ठीक है, 1818 में गठन किया। इसका मुख्यालय नीमच था, आरंभ में नीमच मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। बाद में उदयपुर किया गया, बाद में कहाँ पे किया, उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर HQ। तो पहले कहाँ था, नीमच मुख्यालय था। अब मेवाड़ रेजिडेंसी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 सैल्यूट स्टेट रखे, ठीक है। कौन कौन से रखे, बांसवाड़ा इसके अधीन रखा था, और इसके साथ साथ में आपकी जो डूंगरपुर का इलाका है ये डूंगरपुर रखा, और तीसरा जो प्रतापगढ़ का इलाका था उसको रखा यहाँ पे, ठीक है, प्रतापगढ़ का इलाका। अब ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनको 15 तोपों की सलामी थी, इसलिए इसको 15 तोपों वाले सैल्यूट स्टेट में शामिल किया जाता था, ठीक है, तोपों की सलामी दी जाती थी। और जो उदयपुर था, स्वयं उदयपुर, इस उदयपुर के लिए इन्होंने 19 तोपें रखी थी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र था। तो उदयपुर भी पेनिनसुलर स्टेट था, और बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसको भी हमने पेनिनसुलर स्टेट के रूप में रखा है। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो अब देखिए आप यहाँ पे, ये पूरी मेवाड़ प्रेसिडेंसी, उसमें ये उदयपुर इसका ये मुख्यालय आ गया, और ये पूरा का पूरा प्रतापगढ़, ये डूंगरपुर, और ये आपके बांसवाड़ा, ठीक है। बाद में कुशलगढ़ जो ठिकाना बना, जो कि नॉन सैल्यूट स्टेट था, उसको भी मेवाड़ के अंदर है, वो मेवाड़ प्रेसिडेंसी में बाद में रखा गया था कुशलगढ़ को। तो मैं यहाँ पे कुशलगढ़ लिख रहा हूँ, और कुशलगढ़ यूँ कहिए कि नॉन प्रेसिडेंसी एरिया था, नॉन सैल्यूट एरिया था, ठीक है।
नॉन सैल्यूट स्टेट। इसको अपन डिटेल में और पढ़ते हैं, बट अभी नहीं पढ़ेंगे, ये एकीकरण में पढ़ता है। ये सारे के सारे इलाके थे मेवाड़ रेजिडेंसी के अंतर्गत। और मेवाड़ रेजिडेंसी के अंदर इन्होंने जो अपना पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति में रखा था, वो अपन बाद में देखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय क्या स्थिति थी। या अभी आप इसको अथवात भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, यहीं पे अपन लिख लेते हैं। देखिए मेवाड़ रेजिडेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तो आपको याद रखना है कि उस समय महाराणा कौन था, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि उस समय इनका पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ठीक है, तो विलियम जो कैप्टन सोवर्स था उसको यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बना रखा था मेवाड़ रेजिडेंसी का। ठीक है, कैप्टन सोवर्स क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था, एजेंट ऑफ मेवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, और स्वरूप सिंह महाराणा थे। कब? ये दोनों 1857 की क्रांति के समय। बाकी आपको याद नहीं रखे कि क्रांति के जो भी थे उस समय याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये मेवाड़ रेजिडेंसी थी, इसमें ये सारे इलाके शामिल थे, और पॉलिटिकल गवर्नर कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, और ये बातें मैंने बता दी। मेवाड़ के बाद में दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी आती है वो आती है आपके, देखिए ये मेवाड़ हो गया, मैं मिटाता जाऊँगा साथ में। दूसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों जयपुर ले लेते हैं, या फिर अपन ऐसे करते हैं इस साइड से ले लेते हैं, मारवाड़ को ले लेते हैं, जोधपुर को ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने ये मेवाड़ ले लिया, अब मैं मारवाड़ रेजिडेंसी पे आ रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मारवाड़ रेजिडेंसी। ठीक है, मारवाड़ रेजिडेंसी, और मारवाड़ रेजिडेंसी में कौन कौन से इलाके आएंगे देखना। मारवाड़ रेजिडेंसी, या इसको अपन वेस्टर्न रेजिडेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न रेजिडेंसी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से इलाके रहेंगे देखिए, इसमें मारवाड़ के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि जोधपुर का इलाका आता है, साथ में जैसलमेर का इलाका आएगा, साथ में सिरोही का इलाका आएगा। ये पूरा का पूरा इलाका मारवाड़ रेजिडेंसी में आ जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया? जोधपुर के अंदर। जोधपुर था इसका हेडक्वार्टर, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 3 सैल्यूट स्टेट थे, 3 सैल्यूट स्टेट थे। कौन कौन से थे? तो आप कहोगे यहाँ पे एक जोधपुर खुद, जिसको आपकी 17 और लोकल लेवल पर 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। और उसके बाद में दूसरा था जैसलमेर। जैसलमेर को 15 तोपों की सलामी थी। जैसलमेर का जो भी महारावल होगा उसको 15 तोपों की सलामी मिलती थी। और सिरोही, इसको भी 15 तोपों की सलामी मिलती थी। तो इस प्रकार से 3 सैल्यूट स्टेट मारवाड़ रेजिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, इसे अपन पश्चिमी रेजिडेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट राजस्थान भी बोल सकते हैं इसको अपन। ये बात इसमें हमारे को ध्यान रखनी है। अब अगर अपन बात करें कि उस समय यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैक मॉसन का नाम सुना है। तो मैक मॉसन यहाँ पे क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे। मैक मॉसन कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, और तखत सिंह क्रांति के समय यहाँ के राजा थे। महाराजा कौन थे? तखत सिंह थे। ये दोनों किस समय की बात कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं 1857 के समय। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों हमारा मारवाड़ आ जाता है। तो ये मेवाड़ हो गया। मारवाड़ में देखो, मारवाड़ में जैसलमेर भी आ गया, और नीचे सिरोही आ गया, और जोधपुर आ गया। ये 3 इलाके आ गए, और नीचे वाले सारे मेवाड़ में आ गए। फिर ऊपर आते हैं बीकानेर। बीकानेर के अधीन किसी प्रिंसली सैल्यूट स्टेट को नहीं रखा, बीकानेर खुद को एक एजेंसी के रूप में रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, सी हेडिंग दे देते हैं, बीकानेर राज्य।
बीकानेर एजेंसी कह सकते हो आप, रेजिडेंसी बोल सकते हो। रेजिडेंसी कहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके अधीन कोई राज्य नहीं थे ना, तो जब कोई अधीन स्टेट नहीं था तो फिर उसको रेजिडेंसी नहीं बोलते, उसको आपके एक प्रकार से सामान्य स्टेट ही बोल दिया जाता था। और इसका हेडक्वार्टर भी आपके यहीं पे था, बीकानेर के अंदर ही था। और 17 अथवा 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। जब बाहर से कोई गेस्ट आता था तो 17 की सलामी होती थी। लोकल लेवल पर कोई फंक्शन होता था तो तब आपकी 19 तोपों की सलामी है वो बीकानेर के अंदर दी जाती थी, ठीक है। और जब छोटे स्टेट होते थे तो उन छोटे स्टेट के लिए ये लोग पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं करते थे। तो 57 की क्रांति के समय इसका कोई यहाँ पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ठीक है। तो ये बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में ये आता है आपके अलवर का एरिया जो मैं ले रहा हूँ अभी। तो अभी हमने एक मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा बीकानेर और अभी हम चौथा लिख लेते हैं अलवर का एरिया, ठीक है। तो ठीक है, अलवर। अलवर की अगर अपन बात करें तो अलवर भी स्टेट था और ये भी रेजिडेंसी नहीं थी। जिस तरह से बीकानेर स्टेट था उसी तरह से अलवर स्टेट था। मुख्यालय वापस वही अलवर था और वही 17-19 तोपों की सलामी यहाँ पे। तो अगर अपन अलवर की बात करें यहाँ पे तो अलवर के संबंध में 17 नहीं 15 तोपें थी यहाँ पे। तो हेडक्वार्टर तो यहीं पे अलवर ही था और 15 और 17 तोपों की सलामी थी, ठीक है, तोपों की सलामी। और कोई नीचे सैल्यूट स्टेट नहीं था, नो सैल्यूट स्टेट, ठीक है। इसके अधीन कोई सैल्यूट स्टेट नहीं था, इसलिए इसके नीचे भी इन्होंने कोई पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं किया। तो अब देखिए अलवर हो गया। अलवर के बाद में कौन सा स्थान आएगा? अलवर हो गया। अब देखिए ये 1 2 3 4 ले लिए। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे भरतपुर का इलाका, ठीक है, ये इलाका ले लेते हैं 5वें नंबर पे। अब 5वीं जो यूनिट इन्होंने बनाई वो भरतपुर एरिया की बनाई और अब हम भरतपुर एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ABCDE, ठीक है। अब देखिए ठीक है, भरतपुर एरिया, भरतपुर रेजिडेंसी को इन्होंने पूर्वी रेजिडेंसी बोला था, ईस्ट रेजिडेंसी। क्या नाम दिया? ईस्ट रेजिडेंसी, या आप इसको कह सकते हो भरतपुर रेजिडेंसी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, भरतपुर रेजिडेंसी के अंदर हेडक्वार्टर भरतपुर ही रखा। और चूंकि भरतपुर खुद आपकी प्रिंसली स्टेट था और यहाँ पर आपकी भरतपुर के अंदर ही इन्होंने भरतपुर को जो तोपों की सलामी दी वो 17 और 19 की। भरतपुर के अधीन इन्होंने जो सैल्यूट स्टेट रखे थे वो करौली और धौलपुर थे, करौली, ठीक है, और धौलपुर 15 और 17, ठीक है। ये इसके अधीन सैल्यूट स्टेट थे, सैल्यूट स्टेट, ठीक है। ये भरतपुर की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर जसवंत सिंह फर्स्ट शासक थे और मॉरिसन यहाँ पे एक प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट थे। क्रांति के समय मॉरिसन थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। और शासक कौन था? जसवंत सिंह, ठीक है। कब? 1857 की क्रांति के समय। ये नाम साथ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको है वो पता रहे कि इस स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा था। तो मैंने कहा ना कि ये सारे इस तरह से इन्होंने विभाजित कर रखे थे। तो ये विभाजन बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद होना ज़रूरी है ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न बने ना तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बस हमारा एक ही टारगेट है कि आपको बात समझ में भी आ जाए और प्रश्न भी गलत ना हो, ठीक है। ये 5 हमने ले लिए। अब देखिए ये भरतपुर हो गया, इसके अंडर में ये धौलपुर, करौली हो गए। अब क्या बचा? अब बचा जयपुर स्टेट, जयपुर रेजिडेंसी, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं 6ठे नंबर पे और फिर नीचे ये कोटा, बूंदी, हाड़ौती वाला क्षेत्र लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी जयपुर रेजिडेंसी पे आ रहा हूँ।
जयपुर रेजिडेंसी, ठीक है, जयपुर रेजिडेंसी ये काफ़ी शक्तिशाली रेजिडेंसी भी थी और अजमेर के जस्ट पास में थी, तो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी था। इम्पोर्टेंस इसलिए कहते हैं कि अजमेर के पास में होने का राजधानी जो है इसके बहुत ही नज़दीक लगती थी, ठीक है। और अब देखिए इसके बारे में, तो 1818 में मेवाड़ और 1821 में इस रेजिडेंसी को बनाया गया था। ये सन याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार ये संगठित करने में वगैरह वगैरह में ये सन काफ़ी चेंजेस है यहाँ पे, और एक रेजिडेंसी में कई सारे सन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे 2 सैल्यूट स्टेट थे, उससे पहले जयपुर खुद सैल्यूट स्टेट था और हेडक्वार्टर भी इसका जयपुर में था, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, इस समय एक लावा था जो आपके नॉन सैल्यूट स्टेट था, नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है। और किशनगढ़ ये था आपके सैल्यूट स्टेट। तो जयपुर रेजिडेंसी में 2 सैल्यूट स्टेट थे यहाँ पे। सैल्यूट मतलब आप उसको सामान्य रियासत भी बोल सकते हो, लेकिन रियासत हिंदी में बोलते हैं, हम इसको सामान्य है सैल्यूट स्टेट बोल देते हैं। इसको 15-17 की सैल्यूशन था, इसको 17-19 का था, ठीक है। तो ये 2 सैल्यूट स्टेट थे यहाँ पे, और जहाँ जहाँ सैल्यूट स्टेट थे वहाँ वहाँ इनको एक प्रकार से यूँ कहिए कि पॉलिटिकल एजेंट है वो नियुक्त करने पड़ते थे। तो यहाँ पे एक सैल्यूट स्टेट होने के कारण इन्होंने जयपुर में भी एक प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट बना रखा था। और इस समय जो क्रांति के समय यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट था विलियम ईडन, विलियम ईडन ये पॉलिटिकल एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। और राम सिंह क्या थे, शासक थे, जो जयपुर के किस समय 1857 के समय। बाकी सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक याद रखना, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। रेजिडेंसी के शासक तो अक्सर पूछते हैं, और ये पॉलिटिकल एजेंट भी पूछ लेते हैं। साइड में हो जाता हूँ। तो राम सिंह हो गया और विलियम ईडन हो गया, ठीक है। राम सिंह द्वितीय था यहाँ पे, राम सिंह कोटा में भी आएगा, महाराव राम सिंह, उसको अपन आगे देखते हैं। तो ये जयपुर रेजिडेंसी हो गई। मैं वापस मैप पे ला रहा हूँ आपको। तो अब देखिए जयपुर रेजिडेंसी होगी जिसमें ये किशनगढ़ और ये लावा, ये 2 इलाके आ गए यहाँ पे। लावा एक प्रकार से ठिकाना क्षेत्र था, जिसे अपन नॉन सैल्यूट स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अजमेर को अपन बाद में लेंगे। अजमेर एक ऐसा केंद्र था जो ऐसे समझिए कि जहाँ पे डायरेक्ट गवर्न बाई गवर्नर जनरल, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा सीधा शासित होता था। तो अजमेर को अपना अलग लेते हैं। अब हमारा बचा ये ये क्षेत्र जो है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी एरिया, इसको ले लेते हैं। ठीक है, 5 हो गए, 6 हो गए। अब आते हैं अपन 7वें पे। 6 7वां ले लेते हैं। कौन सा बचा, पहले ले लेते हैं अपन, 1 मिनट, हाड़ौती वाला ले लेते हैं। ये एरिया ले लेते हैं, हाड़ौती टोंक का एरिया, कोटा बूंदी, ये एरिया ले लेते हैं अपन। 7वां एरिया, ये टोंक बार बार लिखा होगा, पता नहीं इसका कोई मैप में कोई गड़बड़ी है, आप देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हाड़ौती टोंक एजेंसी एक ये बना रखी थी। हेडक्वार्टर कहाँ रखा है इसका, देवली के अंदर, देवली टोंक में ये इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें 3 बूंदी और टोंक और एक आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। इनको है वो, इसको 9 की मिलती थी, इसको 17 की, इसको 17 की, ठीक है। ये तीनों सैल्यूट स्टेट थे। क्या थे, सैल्यूट स्टेट थे, ध्यान रखना। और टोंक एकमात्र
थी उस समय, जो नवाब के अधीन थी, मुसलमानों के अधीन थी। बाकी कोई भी रियासत मुसलमानों के अधीन उस समय नहीं थी। तो देखो इस टोंक की, इस बूंदी, टोंक और शाहपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा मैटर था वो किसी पॉलिटिकल एजेंट को यहाँ नियुक्त नहीं किया था, ये कोटा वाला ये हैंडल करता था। ठीक है, कोटा का जो था मेजर बर्टन, वो यहाँ पे यूज़ करता था। मैं इसको आगे ले जाके आपको समझा दूंगा ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हाड़ौती टोंक एजेंसी। हाड़ौती टोंक एजेंसी के बाद में हम कोटा एजेंसी देखेंगे, जो एक मिनट थोड़ा ऊपर आ गया, ये देखो शाहपुरा, ये बूंदी। ठीक है, और इसके साथ साथ में ऊपर वे टोंक का इलाका, ये हो जाता 7वां नंबर। अब जो ये बचा ना कोटा झालावाड़, ये ले रहे हम 8वां पॉइंट। ठीक है, ये 8वीं रेजिडेंसी, 8वां ले रहे हैं कोटा झालावाड़, झालावाड़ एजेंसी। ठीक है, कोटा झालावाड़ एजेंसी। और यहाँ पर उन्होंने मेजर बर्टन को नियुक्त किया और मेजर बर्टन को एक्स्ट्रा चार्ज दिया था। हाड़ौती टोंक का चार्ज भी मेजर बर्टन के पास में ही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब सीधा सा है, हेडक्वार्टर कोटा ही था और दोनों प्रिंसली स्टेट थे, दोनों सैल्यूट स्टेट थे, कोटा और झालावाड़। ये HQ था, हेडक्वार्टर था। 17-19 की सलामी यहाँ पे भी मिलती थी, 17-19 की सलामी यहाँ भी थी। और ये झालावाड़, ये सलामी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी की भी, और बस ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, मेजर बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट। और महाराव राम सिंह था, किस समय? क्रांति के समय। ठीक है, तो ये क्रांति के समय 1857। तो 8 एरिया हो गए। और यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करते थे। पूरा सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कोटा झालावाड़ का जो मैटर था वो आपको क्लियर हो गया, 8 इलाके यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, तो देखो मॉरिसन, विलियम एडन, मैकमोसन, सोवर्स, मेजर बर्टन, ये सब हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक इलाका जो हमारा बच गया, सिरोही, सॉरी अजमेर, वो हम ला रहे हैं। तो ये सारे इलाके हो गए। अब आप देखिए कौन सा बचा, सिर्फ ये इलाका बच गया, अजमेर और मेर प्रदेश का मेरवाड़ा। तो इसको इन्होंने क्या किया, चूँकि ये पूरे राजस्थान का केंद्रीय बिंदु था, तो जब केंद्रीय बिंदु था तो इसके अंदर इन्होंने किसी भी रियासती राज्य के अधीन या एजेंसी के अधीन रखने की बजाय इसको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर जनरल, ठीक है, कलकत्ता के सीधे अधीन रखा था। और पूरा का पूरा केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा का। तो यहाँ पर कोई सैल्यूट वगैरह कुछ भी नहीं था, रजवाड़ी क्षेत्र नहीं था, ये पूरा उन्होंने अपने अधीन ले लिया था। तो इस प्रकार से 8 + 1 9 भाग हो गए। तो ये 9 लोग क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके अधीन क्या था वो मैं आगे बताता हूँ। पहले अपन ये 9वां लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। 8 भाग हो गए, 9वां यहीं लिख लेते हैं अपन। अजमेर वाला मैटर, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ध्यान रखना इसका, केंद्र शासित प्रदेश था, पहली बात। दूसरी बात, यह सीधे गवर्नर जनरल द्वारा शासित था, ठीक है। और उस समय अजमेर मेरवाड़ा एजीजी का केंद्र भी था, मैंने आपको बता भी दिया था। और फिर इसकी दूसरी राजधानी आबू भी रखी। डिक्सन यहाँ पे हेड हुआ करते थे। ठीक है, डिक्सन को यहाँ पे अजमेर मेरवाड़ा के अंदर इन्होंने एक हेड के रूप में नियुक्त कर रखा था। और जैसे अपन पूरा नाम कहे तो कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन, कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन, ये वही व्यक्ति जिसने ब्यावर की स्थापना की थी। ठीक है, डिक्सन क्रांति के समय था। ठीक है, क्रांति के समय। और ये डिक्सन ब्यावर का संस्थापक भी है, ध्यान रखना।
ब्यावर का क्या था, ये संस्थापक, ये ब्यावर का संस्थापक था, ठीक है, डिक्सन। तो कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन जो है वो यहाँ पे एक प्रकार से पूरा केंद्र देख रहा था यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर अपन इस क्षेत्र की बात करें तो ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्स था, यहाँ पे कोई प्रिंसली स्टेट जैसा कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये इन्होंने है वो पूरी व्यवस्था कर रखी थी इस टाइप से। तो ये पूरे 9 इलाके हो गए, इन 9 इलाकों को इन्होंने इस प्रकार से बांट दिया। तो हुआ क्या था, सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके नीचे एजीजी जो 2 जगह बैठता था, अजमेर और आबू में, इसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट कहाँ नियुक्त किए थे, तब आप कहोगे रेजिडेंसी लेवल पर, ठीक है, रेजिडेंसी लेवल पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए। और इनके एडवोकेट एजेंट थे अलग अलग स्थानों पे। अब एडवोकेट एजेंट के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो क्या होते थे, वो जैसे सिरोही में नियुक्त कर दिया, जैसे जेडी हॉल था सिरोही के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जेडी हॉल को नियुक्त किया था, ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ये एडवोकेट एजेंट था, ठीक है। और इसके साथ साथ में जैसे कि डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, जो ये जितनी भी सैल्यूट स्टेट थे रेजिडेंसी के अंतर्गत, वहाँ पे ये अपने एडवोकेट एजेंट रखते थे। और ये एडवोकेट एजेंट जो है पॉलिटिकल एजेंट को सूचना देते थे, पॉलिटिकल एजेंट जो है आपके एजीजी को सूचना देता था। इस प्रकार से काम चलता था, ऐसे प्रशासन चल रहा था ये। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका प्रशासन का ढांचा क्या था, ठीक है। तो ये 9 याद कर लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी मेहनत करके इस सारे सिस्टम को समझाया है आपको, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको ऐसे जाने नहीं दोगे कि कोई नहीं ऐसे ही, कोई नहीं, ऐसा मत करना। इसको बढ़िया तरीके से मैप के अंदर उकेर कर समझोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ क्या है कि वही फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगी जो आप कई सालों से करते आ रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई फॉर्मेलिटीज़ हो, ठीक है। मैं वापस आपको उस स्थान पे ले रहा हूँ जहाँ से अपन ने शुरू किया था। तो हम क्रांति के कारणों से पहले में राजस्थान के प्रशासन और उस पॉइंट को समझ रहे थे। उसमें हमने अभी तक क्या देखा है, हमने ये देखा है कि किस तरह का प्रशासन था। तो राजस्थान में कई सारे प्रिंसली स्टेट थे, सैल्यूट स्टेट थे, कई सारे नॉन सैल्यूट स्टेट भी थे। नॉन सैल्यूट स्टेट में अभी अपन ने देखा लावा था, किशनगढ़ था, है ना ये। और फिर इसमें विभिन्न शासन प्रणालियाँ थी इस टाइप से। तो इसके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना मुश्किल काम था, इसलिए इन्होंने वो एक कई सारी संधियां करी, और इन संधियों में यही शर्तें हुआ करती थी। फिर ब्रिटिश एजेंट को नियुक्त किया गया कि इन सारों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखें। राजपूताना एजेंसी बनाई, और एजेंसी के अंतर्गत एजेंट होता था, अजमेर मुख्यालय बनाया, और ये सारे पॉइंट समझे। फिर एजीजी ने क्या किया, ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब मैं आऊँगा यहाँ पे कि इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद, ठीक है, इतनी सारी जब व्यवस्था कर ली इन्होंने, तो इसके बाद क्या हुआ आगे, ठीक है। अभी तक हम उसी पॉइंट पे चल रहे हैं, अभी तक हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पे ही चल रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अब राजस्थान के अंदर इस प्रकार का ढांचा तैयार करके इन्होंने एक प्रकार से आंतरिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया था। इसको अपन कारणों में आगे समझेंगे। अब राजस्थान के अंदर, राजपूताना के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना एक परम कर्तव्य भी था और बड़ी चुनौती भी थी कि किस तरह से, क्योंकि रजवाड़े आपस में बहुत लड़े हुए थे, और जब आपस में लड़े हुए होते हैं तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था इतना आसान कार्य नहीं होता। तो इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने राजपूताना के अंदर क्या किया था, कई सारे छोटी छोटी सेनाएं बना दी, ठीक है। इस हवाला देकर, इस हवाले के साथ कि राजपूताने में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए इस प्रकार से छोटी छोटी ब्रिगेड बनाना ज़रूरी है, तभी जाके शांति हो सकती है। और फिर उनके व्यय वहाँ से लेते थे, उसको तो अपन कारणों में समझेंगे, अभी तो अपन खाली वो ढांचा समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ। इस प्रकार रजवाड़ों में, राजपूताने में अपना वर्चस्व, नियंत्रण स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रियासतों के मध्य शांति व्यवस्था स्थापित
करने का हवाला देकर रियासतों के व्यय पर या रेजिडेंसी के व्यय पर EIC द्वारा प्रशासित सेना गठन करने का निर्णय लिया। अब देखिए, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से गेम खेल रहे थे। सबसे पहले संधियां करके प्रशासन में घुसे, प्रशासन को अपने नियंत्रण में लिया। अब यूँ कहिए कि राजपूताने का अधिकांश सिस्टम अपने हाथ में कर लिया था। अब सिर्फ कमी थी तो इस बात की थी कि किसी भी तरह से राजपूताने के अंदर अगर हमारी सेना अगर बन जाएगी ना, तो फिर अगर ये राजपूत शासक थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होंगे तो उनमें उनका दमन कर देंगे। तो खर्चा तो इनके पास था नहीं इतना, तो इनके खर्चे पर ही सेना बनानी थी। इनको ये कह के कि हम एक सेना बना रहे हैं, जैसे आप देखिए, मैं एक मैप से समझाता हूँ आपको, आप इसको ऐसे समझना। अब देखो हुआ क्या, इधर बोला इन्होंने इनको, जैसे यहाँ पे एक एरनपुरा की कंटेनमेंट बनाया, एरनपुरा छावनी बनाई। तो एरनपुरा छावनी को क्या कहा गया, आपको सिरोही को भी सुरक्षा मिलेगी, जोधपुर को भी सुरक्षा मिलेगी, और इस पूरे एरिया में उनको हम सुरक्षा देंगे। देवली में स्थापित की तो यहाँ का इसको हम पूरी सुरक्षा देंगे। तो ऐसे करके इन्होंने कई सारी छोटी छोटी सेना बनाई, जैसे शेखावटी ब्रिगेड बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आगे समझा दूंगा आपको। शेखावटी ब्रिगेड बनाया, इसके साथ साथ इन्होंने जोधपुर लीजन बनाया एरनपुरा के अंदर, और इसके साथ साथ मेवाड़ भील कॉप्स बनाई यहाँ पे खेरवाड़ा के अंदर यहाँ पे। तो इस प्रकार से इन्होंने छोटी छोटी सेनाएं बनाई, कई सारी सेनाएं बनाई, जिसमें से 3 बड़ी प्रमुख है। शेखावटी ब्रिगेड प्रमुख है, मेवाड़ भील कॉप्स प्रमुख है, और साथ में तीसरी जो है आपके जोधपुर लीजन प्रमुख है। ठीक है, इनकी तिथियाँ हर किताब में अलग अलग मिलती हैं। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको ऑथेंटिक तिथि ही बताऊं। ठीक है, तो मैंने मेरे सोर्सेस जितने भी थे वगैरह वगैरह सारे चेक करके तारीखें मैं ऑथेंटिक ही बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने एक ऐसे समझिए कि सेनाएं बनाई। हवाला तो ये दिया कि हम आपको शांति और सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, लेकिन असल उद्देश्य क्या था? असल उद्देश्य ये था कि सैनिक रूप से भी एक प्रकार से अपने ऊपर निर्भर हो जाना, ताकि वो राजपूताने का कोई भी शासक अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठेगा तो उसको उस सेना के सहारे शांति का हवाला देते हुए हम उसका दमन कर देंगे। तो इनकी जो अल्टीमेट टारगेट थे ना, वो ये थे कि सिर्फ और सिर्फ पूरे क्षेत्र को अपने अधीन करना था, और इस हेतु ये सारे काम होते जा रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, निर्णय लिया, और इस क्रम में निम्न सेनाएं एवं छावनियां कैंट बनाई। छावनियां का मतलब होता है जहां सेना रहती है। ठीक है, अब हम जाते हैं दिल्ली, जाते हैं, दिल्ली कैंट आता है, नसीराबाद कैंट आता है। कैंट मतलब कैंटोनमेंट जोन, और हिंदी में छावनी बोलते हैं, शॉर्ट में कैंट बोलते हैं, इंग्लिश में पूरा कैंटोनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्रम में इन्होंने निम्न सेना एवं छावनियां गठित की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन 2-3 सेनाओं के नाम लिखेंगे जो इस समय मुख्य रूप से स्थापित हुई थी। अभी तक हम न तो क्रांति पढ़े हैं न क्रांति के कारण पढ़े हैं, बस अभी हम राजस्थान की 1857 से पहले की स्थिति को समझ रहे हैं, ताकि आगे मुझे क्रांति को समझाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तक मैंने देखा है कि जब टीचर पढ़ाते हैं ना जनरली, तो 1857 क्रांति सीधी नसीराबाद से शुरू करते हैं, या वही वो सुअर की चर्बी और वो ऐसे करके गाय की चर्बी वहाँ से शुरू कर देते हैं, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक चीज़ों की पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती तब तक नहीं समझाना चाहिए। समझ में आएगा भी नहीं, कहाँ से आएगा। अब देखिए इस क्रम में जो सबसे पहली इन्होंने सेना बनाई शेखावटी ब्रिगेड। अब ऐसा कुछ पहली दूसरी नहीं है, बस कुछ जो मुझे याद आ रही है मैं बता रहा हूँ। शेखावटी ब्रिगेड बनाई।
ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड। अब शेखावटी ब्रिगेड नाम से पता चल रहा है इसका, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर रखा झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू में हेडक्वार्टर रखा, ठीक है। और व्यय किस पर डाला? जयपुर पर। खर्चा कौन करेगा? जयपुर करेगा। जितना भी शेखावटी ब्रिगेड का खर्चा आएगा सारा का सारा जयपुर रेजिडेंसी के द्वारा वहन किया जाएगा। 1835 में स्थापना, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए ये हो गया। और इसकी अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं तो इसका जो मेन अधिकारी था, वो पहला अधिकारी हेनरी फॉरेस्टर था। हेनरी फॉरेस्टर अधिकारी, प्रथम अधिकारी था इसका, अधिकारी। बस इतनी बातें आपको इसमें याद करनी है। शेखावटी ब्रिगेड के अंदर हेनरी फॉरेस्टर हो गया, खर्चा हो गया, मुख्यालय हो गया, और ये सारे पॉइंट हो गए शेखावटी ब्रिगेड। अब मैं दूसरा एक ब्रिगेड ला रहा हूं, जोधपुर लीजन। ठीक है। अब देखिए अगर आप मैप देखोगे ना तो ये पाओगे कि शेखावटी ब्रिगेड के सहारे इन्होंने इस पूरे एरिया को कवर किया, ठीक है। जोधपुर लीजन के सहारे इन्होंने इस पूरे एरिया को कवर किया, और मेवाड़ भील कोप्स के सहारे इस पूरे एरिया को कवर किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? मतलब इन 3 छावनियां बना के इन्होंने राजस्थान के मोटे मोटे इलाके को कवर कर लिया था। अब देखो जोधपुर लीजन स्थापित हुआ एरिनपुरा के अंदर 1836 के अंदर, ठीक है। 1836 में एरिनपुरा, एरिनपुरा आजकल पाली में है। और व्यय कौन करेगा? व्यय जोधपुर प्रेसिडेंसी करेगी, रेजिडेंसी, ठीक है। जोधपुर रेजिडेंसी व्यय करेगी। तो जोधपुर रेजिडेंसी के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे, प्रिंसली स्टेट वगैरह, वो सारे इस सेना के दायरे में थे। और शेखावटी वाले, जयपुर वाले सारे के सारे इसमें थे, क्योंकि ये 3 बड़े थे, जयपुर, जोधपुर और मेवाड़। तो जयपुर के लिए ये व्यवस्था कर दी, जोधपुर के लिए ये कर दी। और अब आती तीसरी मेवाड़ की। मेवाड़ की थी मेवाड़ भील कोप्स, MBC, मेवाड़ भील कोप्स। ठीक है। अब देखिए ये जो पहाड़ी एरिया था, अब इसका मुख्यालय रखा है खेरवाड़ा में। कहाँ रखा है? खेरवाड़ा, उदयपुर। आज भी खेरवाड़ा में ट्रेनिंग सेंटर है। दूसरा, इसको क्या दायित्व दिया? अच्छा, व्यय कौन सा है वहन करेगा? सीधी सी बात है, दिखती बात है, उदयपुर मेवाड़ पूरा करेगा। तीसरी बात, इसके पास दायित्व क्या था? जो पहाड़ी इलाके थे, क्योंकि मेवाड़ पूरा आपको पता अरावली की पहाड़ियों में है पूरा, तो अरावली का पहाड़ी इलाका जितना भी था, ये सारा का सारा इलाका आपके यूं कहिए कि इस इलाके में स्थानीय जो भील थे वही इस क्षेत्र के बड़े जागरूक थे। तो उनको अगर सेना में ले लेंगे ना तो इस पहाड़ों में कोई भी छुप नहीं सकता, और इसकी भौतिक प्रतिकूलताओं का फायदा लिया जा सकता है। तब इन्होंने क्या किया? 1837 में आउटरम ने एक रिपोर्ट दी, ठीक है। 1837 के अंदर आउटरम ने इसकी स्थापना की सिफारिश की। अभी भी जो मैंने बात बताई ना आपको कि भील इलाका था, ये पूरा पहाड़ी इलाका था, और भील यहाँ की स्थानीय जनजाति है, तो भीलों को इस पूरे क्षेत्र की बहुत बढ़िया सी जानकारी है। महाराणा प्रताप की सफलताओं के पीछे भी भील जिम्मेदार थे, क्योंकि उनको उन पूरे पहाड़ों की सारी जानकारियाँ थी। तो अंग्रेज चाहते थे, आउटरम ने ये कहा था 1837 में रिपोर्ट प्रस्तुत करके कि अगर हम भीलों को भर्ती कर लेते हैं, एक सेना बना लेते हैं, तो इस आसपास का जितना भी पहाड़ी एरिया मेवाड़ रेजिडेंसी का, यहाँ पर कोई भी अटैक वगैरह होगा ना, हम बड़े आराम से इसका सामना कर लेंगे, क्योंकि भील सेना हमारे साथ होगी तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 1837 में आउटरम ने सिफारिश दी। इस पर 1 जनवरी 1841 को 1 जनवरी 1841 को महाराणा सरदार सिंह ने अरे पेन ऐसे यूज कर ली, दिख तो रही है। सरदार सिंह ने
ने मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की। ठीक है। अभी ये मेवाड़ भील कॉर्प्स की तिथियां काफ़ी गड़बड़ मिलती है किताबों में, लेकिन जितना मैंने एक यूं का ये की जो रिसर्च किया तो मुझे ऑथेंटिक ये जगह मिली यहाँ पे। और क्या नाम था, विलियम हंटर को इसका मेन कंपनी कमांडर बनाया। विलियम हंटर इसका क्या बना, कंपनी कमांडर या हेड बना, सीईओ बना, कमांडिंग ऑफिसर बोल सकते हो आप इसको। तो ये मेवाड़ भील कॉर्प्स हो गया, जोधपुर लीजन हो गया, शेखावटी ब्रिगेड हो गया, ये सारी चीज़ें क्यों करी थी? ये सिर्फ इस खातिर कि आपको हम शांति देंगे, सुरक्षा देंगे। असली मकसद भले कुछ रहो हो, लेकिन मेन जो मकसद था वो इनका हमेशा, असली मकसद आपको सभी को पता है, लेकिन मेन मकसद ये हमेशा छुपा के रखते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सेनाएं बनाई थी। अब जब क्रांति हुई, बहुत अच्छे से आपको पता है कि जब क्रांति हुई उस समय यहाँ पर आपके 6 छावनियाँ बना दी गई थी, जिसमें से आपकी एक ये जोधपुर लीजन भी उस समय शामिल थी और एमबीसी भी शामिल थी, मेवाड़ भील कॉर्प्स भी थी, लेकिन शेखावटी ब्रिगेड के स्थान पे इन्होंने और कई नई 2-3 सेनाएं और बना दी थी। ठीक है, तो जब क्रांति 1857 की क्रांति हुई तब तक इन्होंने कुछ छावनियाँ और बना दी थी। तो देखिए, मैं इस पॉइंट पे था कि निम्न सेनाएं और छावनियाँ बनाई। तो सेनाओं का मैंने अभी आपको बता दिया, अब कुछ छावनियों का मैं बता देता हूँ, कैंट बता देता हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे अब इन्होंने कुछ कैंटोनमेंट बनाए। कौन कौन से बनाए देखिए, अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने बता दिया, आयरनपुरा, खैरवाड़ा बता दिया। ठीक है, और साथ साथ में आपको ये अभी तीसरा कौन सा था, शेखावटी वाला, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अभी नसीराबाद और कुछ छावनियाँ 6 बनेगी, उन छावनियों का मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस पॉइंट को पूरा कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। 3 हो गया। 1857 की क्रांति के समय की क्रांति तक EIC ने राजस्थान में या राजपुताना में 6 छावनियां बना दी थी। ठीक है, अब अगर इसको मैप पे भी ले सकते हैं आप, मैप पे ले लेना, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ। सबसे प्राचीन छावनी थी नसीराबाद की, यहाँ पे 1818 में ये लोग बैठे थे। ठीक है, नसीराबाद जो कि बिल्कुल अजमेर के निकट था। ठीक है, तो अजमेर का जो केंद्रीय इलाका था, क्योंकि देवली की जो छावनी थी टोंक की, वो और नसीराबाद की छावनी, ये दोनों बिल्कुल अजमेर के केंद्र शासित प्रदेश को घेरे हुए थी। ठीक है, तो नसीराबाद की जो छावनी थी, और क्रांति का आगाज यहीं से होगा। यहाँ पे पैदल सेना थी, और बाकी तो बातें अपन समझेंगे उसमें जब क्रांति का आगाज करेंगे। बाकी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, यहाँ पे बंगाल इन्फेंट्री थी। ठीक है, बंगाल इन्फेंट्री तैनात थी यहाँ पे, ये नसीराबाद की छावनी थी। उसके बाद में इन्होंने जस्ट पास में ब्यावर के अंदर मेर रेजिमेंट बनाई, जिसे अपन मेरवाड़ा या रेजिमेंट भी बोलते हैं। अब मेरवाड़ा रेजिमेंट इन्होंने कहाँ पे स्थापित किया है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ब्यावर छावनी लिख लेते हैं, ब्यावर या मेरवाड़ा। ठीक है, ये डिक्सन ने बनाई थी और 1836 के बाद ही बनी है। तो मेर रेजिमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, मेर रेजिमेंट यहाँ पे तैनात कर दी, जो कि बिल्कुल अजमेर के पास में थी। उसके बाद में इन्होंने एक देवली के अंदर भी कोटा कंटिजेंट बनाया, कोटा छावनी आप कह सकते हो, कंटिजेंट, कोटा कैंट कह सकते हो आप इसको। और कोटा कैंट नाम भली कोटा है ये आपके देवली के अंदर, देवली है टोंक के अंदर। ठीक है, ये छावनी बना दी। यहाँ पे आपके घुड़सवार भी थे और पैदल भी थे, सब सैनिक थे यहाँ पे। एक ये हो गए। ठीक है, और कोटा कैंट हो गया।
उसके बाद में एक नीमच छावनी जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, नीमच कैंट। ठीक है, नीमच कैंट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर बॉम्बे लॉन्सर थी और सेना, बॉम्बे रेजिमेंट कह सकते हो आप, लॉन्चर कह सकते हो। बंगाल की कई सारी इन्फेंट्री यहाँ पे थी, ये काफ़ी बड़ी इन्फेंट्री थी, राजस्थान से बाहर थी ये। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो MBC हो गई, मेवाड़ भील कोप्स, इसके बारे में अपने पहले बात कर ली। और ये नीमच वाली जो थी ये आपके 1822 में बनाई थी इन्होंने। ठीक है, और छठे नंबर पे अपन लिख लेते हैं जोधपुर लीजन, जो अपने पहले लिख ली है, जोधपुर लीजन। ठीक है, एरनपुरा के अंदर, एरनपुरा और ये होगी खेरवाड़ा। तो ये सारी इन्होंने क्या किया है, ऐसी कई सारी क्या बना दी, छावनियाँ बना दी। और इन छावनियों में लगभग आपके यूँ कहिए कि 5000 के आसपास लोग थे। ठीक है, 5000 के आसपास सैनिक थे इनमें। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न बने ना बने, लेकिन 5000 सैनिक थे लगभग। पहले तो ये भारतीय थे, क्रांति से पहले भारतीय सैनिक थे इसमें, बाद में इन्होंने चेंज किए, क्रांति से पूर्व स्थानीय सैनिक थे। ठीक है, और जब 1857 की क्रांति हुई तो विद्यार्थियों इसमें ध्यान रखना कि मेर जो थे और MBC और ये आपके ब्यावर रेजिमेंट, दूसरी और पांचवी, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो मेर व MBC ने भाग नहीं लिया, किसमें? क्रांति में। ठीक है, क्रांति में नहीं लिया, बस थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो ये इस प्रकार से इन्होंने ये सारी छावनियाँ बना दी, और साथ साथ में छावनियों के साथ इन्होंने ये सारी क्या किया, छोटी मोटी सेनाएं बना दी। और ऐसे करके ये इस तरह से आप ऐसे समझिए कि 1815 के बाद 17 के बाद इस तरह से सिस्टम चल रहा था। और ऐसे समझिए कि 1817 के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया था। 1817 से पहले धीरे धीरे सिस्टम तो चल रहा था, लेकिन प्रशासन में असली घुसपैठ 1817 के बाद होती है, जब राजपूताना एजेंसी बनती है। ये सारी चीज़ें जो है ये सारा राजपूताना एजेंसी हैंडल कर रही थी। ठीक है, यहाँ के सेनापति भी राजपूताना एजेंसी को अपनी रिपोर्ट करते थे। तो देखिए ये सेना बना दी और इस तरह से इन्होंने है वो राजस्थान के अंदर शासन किया। अब ये सुरक्षा व्यवस्था कैसे कर रहे थे, राजस्थान का प्रशासन कैसा था, ये हो गया। अब हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि राजस्थान में क्रांति के कारण क्या थे और इसकी प्रगति कैसे हुई, फिर ये वापस छावनियाँ और रियासतें आ जाएगी। ठीक है, कारणों हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या प्रशासन में गड़बड़ियाँ रही जिसकी वजह से राजस्थान की जनता जो है और राजस्थान के राजे महाराजा जो है वो आपके कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसी कौन सी गड़बड़ियाँ रही थी, तो अब ये समझने के बाद अब कारण समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप बड़ा मैप के साथ काम करना, मज़ा आएगा आपको और निश्चित रूप से प्रश्न गलत नहीं होंगे और साथ साथ में आपकी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।